नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। क्या बिहार में रसूखदारों को बचाने के लिए किसी बेटी की चीखों को सिस्टम के शोर में दबाया जा रहा है? क्या गुनहगारों को बचाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई को प्रभावित किया जा रहा है? और क्या किसी प्रभावशाली शख्स को बचाने के लिए एक बेटी की मौत से सौदा किया जा रहा है? आज ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पटना पुलिस और एसआईटी के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस कभी डिप्रेशन की थ्योरी लाती है तो कभी नए एंगल का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है, जबकि पीड़ित परिवार और बिहार यह जानना चाहता है कि आखिर संवेदना के साथ उस रात क्या हुआ था। क्यों अब तक फरार हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को पुलिस ढूंढ नहीं पाई? शुरुआती जांच को भटकाने वाली एसएचओ रोशनी कुमारी पर पुलिस मेहरबान क्यों है? और क्या डॉक्टर सतीश के सवालों में ही इस मौत का राज छिपा है? एक तरफ नीट छात्रा संवेदना का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, तो दूसरी ओर सियासत भी खूब हो रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीधा हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं कि क्या इस दरिंदगी के पीछे किसी सफेदपोश नेता या उसके बेटे का हाथ है? क्या पटना में फल फूल रहे सेक्स रैकेट माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? और सुस्त पुलिसिया कार्रवाई आखिर किसे बचा रही है? सत्ता पक्ष की दलील है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह जांच नहीं बल्कि लीपापोती है। अब सबकी निगाहें एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस केस की दिशा तय करेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी बहस। क्या नीट छात्रा संवेदना की जांच में लीपापोती हो रही है? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दे रही, और यही वजह है कि पुलिस अब तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई है, ना ही शुरू में ही इस पूरे मामले को गलत दिशा देने वाली एसएचओ रोशनी कुमार से कुछ उगलवा सकी है। डॉक्टर सतीश भी इस कांड का सबसे बड़ा मोहरा है, लेकिन कुछ सवाल जवाब से आगे अब तक कोई एसआईटी के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बीच एसआईटी ने एक और दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्रा ने 26 दिसंबर को जहानाबाद में ही एक दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन की दवाई खरीदी थी और 5 जनवरी को पटना चली गई थी। अब सवाल है कि आखिर पुलिस और एसआईटी क्या जांच कर रही है। अगर छात्रा किसी वजह से नशीली दवा लेती थी या डिप्रेशन की दवा ले रही थी, तो इसका उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी से क्या वास्ता है? पीएमसीएच की रिपोर्ट ने जो पुलिस के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठाए, उस पर एसआईटी ने क्या किया? आखिर छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के मामले की जांच के बजाय एसआईटी उस छात्रा के इतिहास और व्यवहार पर पीएचडी क्यों कर रही है? एम्स की रिपोर्ट से पहले जल्दबाजी क्यों दिख रही है? टीम की एफएसएल के साथ तालमेल में कमी क्यों दिख रही है? संवेदना के डीएनए रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में क्यों देरी हो रही है? क्या पूरे मामले को गोलमोल घुमा रही है एसआईटी? क्या दरिंदों को बचाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं? अगर नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि संवेदना की मौत का सच और गुनहगारों का चेहरा कब होगा बेनकाब। संवेदना की मौत मामले में कई पहलू हैं, जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, और अब तक की जांच में एसआईटी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, और न ही अब तक इस दिशा में कोई जांच की बात सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 आज उस मानसिकता को तोड़ कर रहेगा जिसमें जांच को प्रभावित करने या किसी को बचाने की कोशिश में पीड़िता के चरित्र हनन की नीयत से ऐसी थ्योरियां फेंकी जाती हैं जिससे पब्लिक पीड़िता के खिलाफ एक सोच कायम कर ले और पीड़ित परिवार को समाज की हमदर्दी ही ना मिले, ताकि न्याय का रुख बदला जा सके। आज इसी सोच पर चोट करने के मकसद से सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है, नीट छात्रा की मौत जांच में दवा वाला एंगल क्यों आया? सवाल यह भी है कि एम्स रिपोर्ट से पहले एसआईटी जल्दबाजी में क्यों है? रेप के शक के बीच एंटी डिप्रेशन थ्योरी क्यों लाई गई? नींद की दवा लेने का रेप से क्या संबंध है?
सवाल यह भी पूछेंगे कि नींद की गोली से क्या साबित करना चाहती है एसआईटी, जांच में जल्दबाजी करके किसे बचाने की कोशिश हो रही है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से श्वेता प्रिया और बीजेपी से शशि रंजन जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता जी आपसे ही है। ये जो नीट छात्रा की मौत की जांच के बीच ये जो थ्योरी लाई गई है कि छात्रा एंटी डिप्रेशन की दवाइयां लेती थी, 26 दिसंबर को उसने एंटी डिप्रेशन की दवा ली थी, ये एंटी डिप्रेशन दवाइयों का रेप हुआ या ना हुआ, केस से क्या लेना देना है? यह थ्योरी क्यों फेंकी जा रही है तब जब ये जो पूरा केस है वो जन भावना में तब्दील हो रहा है? अशोक जी, ये कहना है कि छात्रा को हॉस्टल से बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, तो बेहोशी क्यों हुई उसकी वजह पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए इस बिंदु पर भी जांच पुलिस मेरे ख्याल में कर रही है। एसआई की टीम जो है एसआईटी की, जिसमें आईजी और एडिशनल डीजी भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के। तो एक तो ये थ्योरी है। दूसरे है कि जो 3 डॉक्टरों के टीम ने पीएमसीएच के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया है उसमें इंजुरीज पाए गए हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी पाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और उनके रिपोर्ट में भी है कि सस्पेक्टेड रेप या इस तरह के संगीन वारदात को नकारा नहीं जा सकता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जांच का बिंदु है। तीसरा बिंदु आता है कि हो सकता है कि जो पीड़िता है हमारी बेटी की जैसी है, हमारी सारी सहानुभूति संवेदना उसके साथ है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो तो उसने जो है घटना के बाद कहीं इस तरह का डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन दवा या सुसाइडल कोई अटेम्प्ट तो नहीं किया, कुछ इस तरह की चीज लेके, दवा या जो भी कहें, जहर कहें, जो भी कहें। तो ये अलग अलग जांच के बिंदु हैं जिस पर एसआईटी को गहराई से जितना जल्दी से जल्दी हो सके छानबीन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अन्यथा लोगों में जो परसेप्शन है कि कांड की लीपापोती हो रही है, वो मिले हुए हैं, वो ढिलाई बरत रहे हैं, उन पर पर्दा डाला जा रहा है, कोई बड़े रसूख वाले इसमें अभियुक्त हैं जिनको बचाने की कार्रवाई हो रही है। तो ये सारे विषय का पर्दाफाश गहराई से जांच और तत्पर जांच से ही होगा। और राज्य सरकार का भी हमने सुना, डिप्टी सीएम साहब का आया कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। तो कोई वजह नहीं है कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच करा के पुलिस, डीजी पुलिस के नेतृत्व में जो सब चीज उनके मार्गदर्शन में छानबीन का मॉनिटरिंग हो रहा है, तो एक निष्कर्ष पे पहुंचे ताकि ये सारे कंट्रोवर्सीज खत्म हो, सच्चाई सामने आए, और अगर इसमें जो भी दोषी अभियुक्त हो उनको खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन हो। केस में अब तक क्या हुआ है उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी दूं। ये 6 जनवरी की रात को जो छात्रा थी उसने खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। 7 जनवरी को ये जो छात्रा है वो बेहोश मिली है। 7 से 10 तारीख तक इसका इलाज चला है। 11 तारीख को इसकी मौत हो गई। 12 तारीख की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब गौर से सुनिएगा, 12 तारीख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। 13 तारीख को परिवार वालों ने हंगामा किया, तो फिर 6 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसके बाद हॉस्टल पर पथराव हुआ है और 15 तारीख को पुलिस ने यह मान लिया, 13 तारीख तक जो नहीं मान रही थी सेक्सुअल असॉल्ट को, उसने यह मान लिया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 16 तारीख की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी रेप की पुष्टि हो गई। उसके बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया। तकरीबन 8-10 दिन एसआईटी के गठन को हो गए और एसआईटी इन 8-10 दिन में यह खोज पाई है कि इस पूरे मामले में 26 तारीख को उसने एंटी डिप्रेशन की दवा ली और वो एंटी डिप्रेशन की दवा लेती थी। यह अब तक की एसआईटी की जांच का कुल जमा रिजल्ट है।
मेरा ये कहना है कि सीआरपीसी जो अभी भारतीय न्यायिक प्रक्रिया नई बनी है, उसके धारा 174 जो पुराने सीआरपीसी थी 1973 और अब की जो न्यायिक प्रक्रिया बनी है उसकी धारा 194 में पुलिस को इस तरह के सस्पेक्टेड सुसाइडल केसेस में या नेचुरल डेथ के केसेस में इंक्वेस्ट करने का, पंचनामा करने का कानूनी प्रावधान है, जिसमें पुलिस के अधिकारी जाएंगे और यथासंभव एसडीएम, डीएम के द्वारा डिप्यूटेड मजिस्ट्रेट भी साथ होंगे और उसके पूरे बॉडी की जांच होगी, कहां कहां जख्म हुए हैं और क्या कारण हो सकता है प्रारंभिक जिसके कारण पीड़िता की मृत्यु हुई है। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या पुलिस ने पाया ये बहुत मायने रखता है। उन्होंने इंजुरीज पाया था कि नहीं पाया। अब पुलिस का इंक्वेस्ट रिपोर्ट हम लोग के सामने पब्लिक नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं उसमें जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम के पहले ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो था उसमें पुलिस ने क्या पाया। अगर जख्म पाए थे, प्राइवेट पार्ट्स पे जख्म पाए गए थे, तो ये निश्चित तौर पे जो है सेक्सुअल असॉल्ट की ओर सुई को घुमा देता है। और बाद में जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं खाई गई हैं वो सेकेंडरी एक मैटर हो जाता है, जांच का विषय जरूर है। तीसरे है कि अगर दवा खाने से डेथ हुई है जो पॉइजन था या पॉइजन जैसा इफेक्ट था, तो विसरा की जांच से उसमें आ जाना चाहिए कि हाँ इसमें पॉइजन था। विसरा से ये पता चल जाना चाहिए उसकी जांच से। तो 1 सप्ताह हो गया। और ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि एम्स के जो डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी गई है, तो चूंकि उसका क्रीमेशन हो गया पीड़िता का, तो पीड़िता के बाद जो पेपर रिपोर्ट है पोस्टमार्टम का जो 3 डॉक्टर्स के टीम है, उसी पर ना एम्स अपना कुछ हाँ ना कमेंट्री देगा। तो इसका भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जब डेड बॉडी को एम्स के डॉक्टर ने सामने देखा नहीं है अपनी नजरों से, और जो पोस्टमार्टम में इंटरनल जो जांच होती है, लीगल प्रोसेस जो है प्रोफेशनल, तो उनका भी रिपोर्ट इस बिंदु पे असॉल्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट पे कितना सिग्निफिकेंट होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों की तरफ जा रहा हूं। मैं सबसे पहले शशि रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो पूरा मामला है इसमें जो थ्योरी दी जा रही है पुलिस की ओर से, ये एसआईटी की ओर से, जब मामला जांच का चल रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, हालांकि क्या जांच कर रही है ये भी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसएचओ जो थी जिसने प्रारंभिक जांच की थी और प्रारंभिक जांच से इस पूरे केस को घुमा दिया था, वो जिसकी जांच पर एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया गया, वो हालांकि एसआईटी के साथ देखी जा रही है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो थ्योरी थी एंटी डिप्रेशन वाली, ये फेंकने की जरूरत क्या थी? ये जो डेथ कर गई छात्रा, उसके चरित्र चित्रण की जरूरत क्या थी? जिस दिन से ये मामले का खुलासा हुआ, उस दिन से आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने एसआईटी गठन करने का आदेश दिया। और एसआईटी गठन होने के बाद सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि उससे वहां के थाना प्रभारी को हटा दिया गया, एसएसपी को एसआईटी में नहीं रखा गया। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम पूरी तरह से इस मामले की जांच करती हुई एसएचओ रोशनी देखी जा रही है, तस्वीरों में देखी गई है। थाना प्रभारी है, वो देखी जा सकती है। ठीक है, हम सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन एसआईटी का जब रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें जो जो लोग दोषी होंगे, चाहे वो थाना प्रभारी हो, एसएसपी हो, चाहे जो लोग, जिन अधिकारियों की सहभागिता नजर आएगी, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहें, सरकार गंभीर है और आदरणीय सम्राट चौधरी जी गंभीर हैं इस मामले पर। हम किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शने वाले नहीं हैं,
किसी भी हालात में उनको छोड़ने वाले नहीं है। उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी यह सरकार सजा देगी जो बाद में कहीं इस तरह के अपराध करने वाले लोग 100 बार सोचे कि मैं अपराध करूं। यह सुशासन की सरकार है, हम किसी को बचाने वाले नहीं हैं और अपराध करने वाले को हम गया में पिंडदान करा के दम लेंगे। हाँ, तो उसके लिए आपको कार्रवाई, आपकी जो एसआईटी है उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। ये जो फराज संचालिका है नीलम अग्रवाल, इसका अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है। वहां जो वार्डन था वो कहां है? एक बात सामने आ रही है, उसमें एसआईटी हर एक पहलू की जांच कर रही है, हर बिंदु पर एसआईटी जांच कर रहा है। आप एक आध सप्ताह का इंतजार कीजिए, एक आध सप्ताह में हर मामले एक एक खुलासा एसआईटी के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो लोग भी शामिल है, सरकार और आदरणीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, अपराधियों को इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं, हर अपराधी जेल के अंदर होंगे। ठीक है, उत्पल वल्लभ जी की तरफ को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। उत्पल वल्लभ जी, छात्रा बीमार हुई, उसकी सूचना कब मिली? एफआईआर कब हुई? लीपापोती कहां हो रही है? छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित किए गए या नहीं किए गए? डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट थी वो किस आधार पर बनी? पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया गया? पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे हुआ? 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ा गया? क्या वे हॉस्टल छात्रा या स्टाफ से जुड़े थे? ये तमाम सवाल हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं, जो मैं लिख कर आया हूं। एसआईटी इनका जवाब देने की बजाय, इन सवालों का जवाब ढूंढने के बजाय ये ढूंढ रही है कि वो एंटी डिप्रेशन की दवा लेती थी या नहीं लेती थी। कैसे भरोसा किया जाए कि जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, बिहार सरकार को विशेष तौर से पिछले कुछ इस तरह के जितने केस देखेंगे उसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा आपको कि सरकार हमेशा इस तरह के केस को डाइवर्ट कर देती है, शुरू में ही, प्रारंभ में ही कर देती है। और इस केस में भी ऐसा देखा गया है। आप इससे बड़ा केस अगर देखेंगे, आप वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का अगर देखेंगे आप केस को, तो उस केस में मंत्री तक मामला गया और उनके परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन अगर उस एफआईआर को आप देखेंगे तो उसमें मंत्री पे बुलेट और आर्म्स एक्ट का केस चला था, यानी कि शुरू में ही केस को डाइवर्ट कर दिया गया, डायल्यूट कर दिया गया। और उस समय भी बच्चियां चीख चीख कर कह रही थी कि तोंद वाले अंकल, सफेद पोश अंकल आते थे। अब उसमें सरकार के द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम था, सरकार उनके अभिभावक थे वो अनाथ बच्चियों की, तो आज तक उस केस का रिपोर्ट नहीं आया। उस समय हाय तौबा हुआ, लोग, चूंकि इस तरह का घटना है, समाज भी इससे बहुत आक्रोशित हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए सरकार, विपक्ष, तमाम लोग इस तरह के हरकत में आए, मीडिया भी हरकत में आए। लेकिन आज तक मैं कहता हूं कि उस रिपोर्ट का, उस केस का रिपोर्ट क्या है, वो तोंद वाले अंकल आए कि नहीं आए, खोजे गए कि नहीं है, वो तोंद वाले अंकल कौन है जिसके बारे में वो बच्चियां बता रही थी, सरकार आज तक बताने में विफल है। दूसरी बात कि वो जो बच्चियां उस समय गायब पाई गई है, आज तक सरकार ये बताने में विफल है कि वो बच्चियां मिली या नहीं मिली, जिंदा है या दफन हो गई। तो सरकार इस तरह के क्राइम को ऑर्गेनाइज ही नहीं बल्कि सिस्टमाइज करती है। और इस केस में भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति थाना को प्रभावित कर देता है, यहां तक कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी को, जो कि पीएमसीएच जैसे संस्थान में होता है, वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भी प्रभावित करता है, उसके रिपोर्ट भी प्रभावित होते हैं उनके कहने से। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए और सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग से नीचे का लेवल का यह मामला है। सरकार पूरी तरह से सिस्टमाइज ऑर्गेनाइज करती है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज का, यह क्राइम का वो सिस्टमाइज कर दी है क्राइम का। ये बिहार सरकार विशेष तौर पे ये सारे तरह के क्राइम है और इस तरह के क्राइम में भी करती है और इस तरह से ये अपने छवि प्रबंधन करती है। श्वेता जी जरा स्क्रीन पर लेकर आए, लोग सीख लिए हैं। श्वेता जी जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बिहार में हत्या तो हो सकती है लेकिन पिंडदान करेंगे, बचेंगे नहीं, खोज के लाएंगे नहीं। हत्या करने की छूट और उनको बचाने की ये जिम्मा ठिका लिए हैं। श्वेता जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। श्वेता जी, ये जो पूरा मामला है इसमें एसआईटी की जो भूमिका है या अब तक की जांच है, बतौर सरकार के प्रतिनिधि आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं संतोष जी। देखिए, अभी जो एसआईटी इन चीजों के लिए एस्टैब्लिश किया गया है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और ये निष्पक्षता को दिखाता है। देखिए, विपक्ष किसी भी बात को उल्टे तरीके से ही बोलेंगे। जो घटना हुआ है वो बिल्कुल विपक्ष की बातें अगर आपको कड़वी लग रही है उन्हें छोड़ दीजिए। मैं विपक्ष का नहीं हूं, मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये जो एंटी डिप्रेशन शब्द को लेकर कि वो महिला, वो जो छात्रा थी एंटी डिप्रेशन दवाइयां लेती थी, डिप्रेशन की शिकार थी, ये किस तरफ जांच को मोड़ा जा रहा है?
ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो पीड़िता को न्याय मिले ये सवाल उठते उठते कि वो पीड़िता डिप्रेशन की शिकार थी, वो इस तरह की दवाइयां लेती थी, इस तरफ नहीं जा रही है जांच? नहीं संतोष जी, देखिए इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही होता है छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान देना। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर वो एंटी डिप्रेशन पिल लेती थी तो क्यों लेती थी, उसके पीछे भी तो कोई वजह हो सकता है ना, और उससे सच्चाई भी सामने आ सकती है। तो इसको सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन में क्यों लेना है कि वो एंटी डिप्रेशन पिल लेती थी और इस बात की सच्चाई अगर सामने आ रही है भारत में डिप्रेशन की बीमारी सबसे ज्यादा अपने पैर पसारे हुए है। एसआईटी सबकी जांच करेगी कि कौन डिप्रेशन में है कौन नहीं? नहीं, ये अगर प्रोसीजर ये जांच इस बात के लिए हो रही है कि महिला, वो जो छात्रा थी, वो डिप्रेशन की शिकार थी या नहीं, या इसलिए कि उसके साथ जो रेप हुआ है वो गए कहां, रेप करने वाले कौन थे? आप अपनी बातों में ही दो चीजें बोल रहे हैं। हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, इस वजह से वो एंटी डिप्रेशन पिल ले रही हो। तो ये तो महत्वपूर्ण पहलू है ना। अगर वो पिल ले रही थी तो पहले पिल ले रही थी, पहला तो ये क्वेश्चन रेज होता है। दूसरा अब ये रेज होता है क्यों ले रही थी। तो इस पे तफ्तीश हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इसीलिए एसआईटी टीम एस्टैब्लिश किया गया है ताकि ये अनबायस्ड तरीके से हो सके। और अभी सर ने, रिस्पेक्ट आदरणीय अशोक जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। ये जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है 2023 में आया है, जिसका धारा 194 जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की बात जिसमें की जाती है, कहने का मतलब वहां पे डीएम भी मौजूद होते हैं, होना चाहिए उन्हें, डीएम एसडीएम को वहां होना चाहिए। लेकिन ये इन सारे रिपोर्ट्स को अभी पब्लिक नहीं किया जा सकता है। जो भी रिपोर्ट्स है जब कोर्ट में ट्रायल पे जाएगा तो सारी चीजें होंगी। दूसरी बात, उत्पल बल्लभ जी ने एक चीज संतोष जी बोलना चाहेंगे। उत्पल बल्लभ जी ने जिस तरीके से इस सुशासन की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, बालिका गृह हत्याकांड का एग्जाम्पल अभी लिया है जो 2018 में हुआ था। आप देख लीजिए, फास्ट ट्रैक उसमें ट्रायल हुआ था और 2020 तक करीब 14-15 महीनों के 24 महीनों के अंदर 21 आरोपी जेल के अंदर गए थे। क्या पूछिए इनके वक्त में ऐसा होता था? श्वेता जी, ये मेरी डिबेट किसी एक खास मुहिम के लिए है, प्लीज ये हम पीछे इतिहास में चले जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना? उत्पल जी और आप चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। मैं किसी बच्ची की बात कर रहा हूं और मैं शिशिर कौंडिल्य जी की तरफ जा रहा हूं। शिशिर कौंडिल्य जी, इस समय अभी श्वेता जी ने कहा था कि जो नया कानून आया है 2023 के मुताबिक, उसमें बहुत सारी चीजें कोर्ट में पेश की जाएंगी, लेकिन वो एंटी डिप्रेशन की दवा लेती थी, ये पहले बता देंगे समाज में, ताकि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा सके। और ये कोई पहला मामला नहीं है। जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, आप लड़कियों के उन तमाम केसेस को उठाकर देखिए, उनका चरित्र चित्रण पहले कर दिया जाता है, ये घोषित करने की कोशिश हो जाती है। निर्भया इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। ये घोषित करने की कोशिश की जाती है, उसमें भी सवाल पूछे गए थे कि रात के 10 बजे वो बस में क्या कर रही थी। नहीं संतोष जी, ये बिल्कुल गलत चीज है। इन चीजों को नहीं, आप इसको इस तरीके से देखते हैं, वरना इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही जरा वो शांत होंगी तब तो मैं अपनी बात रखूं। श्वेता जी, आ रहा हूं दोबारा से। शिशिर जी, मैं जो कह रहा था, देखिए ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिस पे अभी चर्चा हो रही है और आप भी कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से बता देता हूं। क्या है संतोष जी कि एसआईटी तमाशा कर रही है और बिहार की सरकार तमाशा करवा रही है। जरा समझिए, दो घटना अभी रिसेंट में हुई, एक ही दिन हुई है। एक परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का मामला है, 6 तारीख को उस बच्ची की मौत उस हॉस्टल में हुई, किन परिस्थितियों में ही आप लोगों के सामने है। और 6 तारीख का ही कमोबेश 7 तारीख को वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो बच्ची है उसका दरिंदगी हुई, उसका मामला आया और वो एडमिट हॉस्पिटल में करवाया गया। कमोबेश एक ही जो है वो समय का मामला है, एक ही वक्त का मामला है। परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में आप जरा समझिए कि जिस दिन वो घटना होती है बच्ची के साथ, उसके 5 दिन के बाद उसका एफआईआर लॉज्ड होता है पुलिस के पास। और आपको पता है, आश्चर्य होगा आपको संतोष जी, कल यानी 21 तारीख को सुसाइडल नोट बरामद किया है पुलिस ने। क्या तमाशा है, तो समझ लीजिए। अब दूसरी तरफ आते हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला। आप जरा समझिए, 5 दिन के बाद उसमें एफआईआर लॉज्ड होता है। 10 तारीख को कमोबेश हमको लगता है उस बच्ची की मौत हो जाती है। पंचनामा की बात जो कर रहे थे मान्यवर अशोक गुप्ता जी, हम देखिए कानूनी पहलू से इतर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए,
डॉक्टर की बोर्ड्स, डॉक्टर का बोर्ड जो है वो वहां पीएमसीएच में गठित होता है, कैमरे के सामने बाकायदा पोस्टमार्टम किया जाता है उस बच्ची का, और जो रिपोर्ट है संतोष जी उसमें डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया है कि सेक्सुअल असॉल्ट कांट बी रूल्ड आउट। ये ओपिनियन है डॉक्टर का। मेरी स्क्रीन ये पर जो है पोस्टमार्टम पहली की बात रिपोर्ट ये। भी है। दूसरी बात ये वो जो है मैं बता रहा हूं, दूसरी बात ये कि नीलम अग्रवाल जी को पुलिस उस दिन गिरफ्तार करती है जब रोशनी कुमारी वहां पहुंचती है हॉस्पिटल, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, और नीलम अग्रवाल को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है वहां थाने, जो वो जो है क्या उसको चित्रगुप्त नगर थाना, और वहां जो है चित्रगुप्त नगर थाने से नीलम अग्रवाल जो उस हॉस्टल की मालकिन कही जाती है, जो चलाती थी हॉस्टल, उसको छोड़ा जाता है। आज तक कोई सुराग नहीं है। उनके बेटे आशु अग्रवाल का कोई सुराग नहीं है। और मनीष रंजन, किन परिस्थितियों में उनको जेल भेजा गया है। और मैं तीसरी बात आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता दूं आपको कि संतोष जी, घटना होती है 7 तारीख को और वो हॉस्टल का कमरा सील किया जाता है पुलिस के द्वारा 15 तारीख को। अगर पुलिस ये थ्योरी बनाती है कि वो सबूत मिट न जाए तो सबूत क्रिएट भी करने की थ्योरी वहां बन सकती है संतोष जी। पुलिस ने क्या उसके कोई इन्वेस्टिगेशन, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब अशोक आइए गुप्ता जी, थोड़ा और मैं आगे। आपसे इस पर रिएक्शन लेता हूं। आ रहा जरा है, समझिए शिशिर जी, ये पॉइंट निकल जाएगा। मैं इसको और थोड़ा और क्लियर कर दूं। हाँ, बेसिकली मैं एक लाइन और जोड़ दूं इसमें कि जो व्यक्ति एएसपी अभिनव की बात आ रही है और रोशनी कुमारी की बात आ रही है, जो पुलिस पदाधिकारी ये थ्योरी गढ़ रहे थे, उन पुलिस पदाधिकारी को एएसपी अभिनव उस एसआईटी का पार्ट है, और एसआईटी उसी थ्योरी पे काम अभी तक कर रही है जिस थ्योरी को बिहार की पटना पुलिस ने क्रिएट किया। और यह साफ है संतोष जी, आपको पता होगा 1983 में बॉबी हत्याकांड भी हुआ था। क्या हुआ? और ये 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह का जो वो मामला आया था, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की सुई जो है वर्तमान गृह मंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर भी था तब, और हुआ था, लेकिन किन परिस्थितियों में वो उभरे थे ये सबको पता है। तो साफ है कि सम्राट चौधरी की पुलिस कितना दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी, ये जो है सत्ता के सफेद पोशों को। और मैं बताता हूं, ठीक है, कुमरार का विधायक संजय रंजन जी से, क्योंकि समय कम है, बाकी और सभी के लगातार रिएक्शन- वहां उसकी गाड़ी जो है वो लगी होती है, और वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है मामले को, मैं ये पूछना चाहता हूं। शशि जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद अशोक जी आपकी तरफ आ रहा हूं जल्दी से। हाँ, देखिए बात स्पष्ट है, सरकार किसी को बचाने नहीं जा रही है, लेकिन यह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों का काम है विघ्न डालना और वैसे भाषाओं का प्रयोग करना कि जांच के दिशा को जनमानस के बीच में गलत तरीके से पेश करना। ये लोग भटका रहे हैं। मैं बात स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग बात करने लायक नहीं है। जिसने बिहार में, जिसका जन्म ही जंगल राज से हुआ है, जिसके राजपाट में क्या बात कर रहे हैं? नरसंहार, बलात्कार और भ्रष्टाचार हुए, इस बात के लिए बात बुलाया है क्या? क्या इस बात के लिए सम्राट बुलाया चौधरी है? ने जिस नहीं, दिन ये से गलत बात है। ये संभाला है उस दिन से ये विषय बिहार में डिबेट का, अपराधियों को खैर नहीं ये है, विषय डिबेट और का नहीं किसी है। भी हालत डिबेट में का विषय हम पॉइंट छोड़ने पॉइंट वाला होना नहीं चाहिए, है। और डिबेट का विषय एसआईटी जो है, कार्रवाई वही है। करेगी। ठीक है, SIT जरा कार्रवाई अशोक जी को जरा करेगी स्क्रीन पर लेकर और आए। हम एक व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हाँ, हैं। ठीक है, अशोक जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अपराधियों पर अशोक कार्रवाई होगी। जी, रोशनी कुमारी, लेकिन ये एसआई, लोग बाकी सभी की आवाज बोलने का जाऊं, नैतिक बाकी सभी की अधिकार आवाज इन जाऊं, लोगों को नहीं समय है। बहुत कम है मेरे पास। ये लोग तो खुद वैसे अशोक जी को जरा स्क्रीन पर लाए। जिसके मुखिया रोशनी कुमारी, बलात्कार एसआई, क्या पहली बात रिपोर्ट करेंगे? गलत बनाई। अभिनव कुमार, एएसपी, बिना जांच थाना प्रभारी को रिपोर्ट, थाना प्रभारी की रिपोर्ट इन्होंने स्वीकार कर ली, मान ली। परिचय कुमार एसपी हैं पटना पूर्वी, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुसाइड बताया। डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल के महिला डॉक्टर का हवाला देखकर रेप से इनकार किया, शरीर पर चोट हालांकि माननी थी इन्होंने। कार्तिकेय के शर्मा एसएसपी हैं पटना, मामले की पड़ताल के लिए बिना रिपोर्ट पर भरोसा किया। 7 तारीख से 15 तारीख तक हॉस्टल में आवन जावन चलता रहा। तो सर सबूत बचेंगे कहां होंगे? और एसआईटी फिर जांच ही क्या कर रही है? संक्षिप्त में अशोक जी, जो अधिकार, अशोक जी प्लीज, जो अधिकार, समय नहीं है मेरे पास। मैं हाँ, ये
जो भी जांच हुआ है उसमें आरंभिक स्तर में कोताही बरती गई है, ढिलाई बरती गई है और जो कानूनी प्रावधान है उनको पूरा नहीं किया गया है। उनके मुताबिक पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने काम नहीं किया। जैसे सीन को प्रोटेक्ट करना, प्लेस ऑफ ऑकरेंस को सील करना और जो गवाहों के बयान लेना, जो महत्वपूर्ण सस्पेक्ट हो सकते थे, क्योंकि वो हॉस्टल से ही अस्पताल गई और जहां इलाज के दौरान वो बेहोश रही और मृत्यु हुई। तो वो हॉस्टल का कमरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ ऑकरेंस पीओ में आता है, जिसको तुरंत सील कर देना चाहिए। बस सर इसी पॉइंट पर मैं आगे जा रहा हूं। बार जी इसी पॉइंट पर मैं आगे जा रहा हूं। अब श्वेता जी, लापरवाही तो है, कार्रवाई कब होगी दोषी पुलिसकर्मियों पर ही? देखिए, आपने सुना होगा डिप्टी सीएम का भी बयान आया है अभी कि इन चीजों में कोई भी कोताही ना बरती जाए और जिसने भी ये घृणित कांड किया है उसको सजा तो मिलेगा ही। और इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण किसी को मिलने वाला ना तो कभी मिला है हमारी सरकार में, ना ही आगे मिलेगा। और इस तरीके से लड़कियां, सच में यहाँ पे हम खुद बोलते हैं कि ये कंडेमनेबल एक्ट है और इस तरीके का अगर कुछ हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस बात को लेके तूल दिया जा रहा है कि वो डिप्रेशन पिल लेती थी, संतोष जी आप देखिए, अगर आप मैं तो बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूं। वो भी बहुत मुझे ऑब्जेक्शन ये था कि जब जांच चल रही है, बाकी कोई जानकारी बाहर नहीं निकल कर बाहर आ रही, तो एंटी डिप्रेशन वाली जानकारी क्यों निकल कर आई बाहर? उत्पल जी जल्दी से जवाब से संतुष्ट हैं आप? 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। और अगर किसी ने मजबूर किया था उनको, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टमाइज क्राइम करने का पूरी व्यवस्था सरकार करा के रखी है और चूंकि उनको रिजल्ट तक पहुंचना है, क्राइम को छिपाना है, इसलिए ये निकल के आया है। मैं तो कह रहा हूं कि क्राइम, क्या बोलते हैं, केस को डाइल्यूट करना, साक्ष्यों को मिटाना, नए दिशा में मोड़ना, ये आज की केस नहीं है। और चूंकि ये मामला चर्चित हो गया है, मीडिया में आ गया, हम आपकी चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास 30 सेकंड है, बाकी सभी की आवाज जाऊं। हो रहे हैं बिहार में, जिसको ये लोग जो कि इस तरह के बेसिकली क्या है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है संतोष जी कि उस घटना के बाद जिन लोगों ने उस घटना के खिलाफ आवाज उठाया, उनकी आवाज को बंद करने के लिए यही पटना पुलिस अपनी थ्योरी गढ़ रही थी, उसने एफआईआर लॉन्च किया, उस पर मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई कर रही है पुलिस और गलत थ्योरी अपनी जस्टिफाई कर रही है, जो बेहद ही शर्मनाक है। और पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए। और मैं सत्ता से सवाल करना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार की बेलगामी, शशि रंजन जी, हर हाल में कार्रवाई होगी। ये राजद और कांग्रेस के लोगों को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन लोग तो खुद भ्रष्टाचारी और बलात्कारी पार्टी के लोग रहे हैं। शशि रंजन जी, हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन हमारा जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, क्योंकि एसआईटी की जो कार्रवाई चल रही है, जो जांच चल रही है, वो किस दिशा में चल रही है, सवालों के घेरे में। इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो और आगे देखिए सिटी